Hello, students. Welcome to our series of doing UPSC previous year prelims question from past 20 years. एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 2009 के क्वेश्चंस। अभी तक के वीडियोस में जहाँ पे हमने क्वेश्चंस का प्रेजेंस देखा है, हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं एक पैटर्न फिगर आउट करने की। पैटर्न किस चीज़ में, ये नहीं कि हमें किस तरह से पता चलेगा आने वाला पेपर कैसा होने वाला है, नहीं, क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करें कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर रहता है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी जो है दुरुस्त कर सकें प्रीलिम्स 2025 के लिए, राइट। ऑन दिस नोट, लेट मी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। In the context of independent India's economy, which one of the following was the earliest event to take place? अब इसमें ऑप्शंस जो है क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए नहीं बोला है, अदरवाइज इससे पहले आप देखेंगे तो क्वेश्चंस जो आए हैं बट उसमें क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है। तो बट इसमें से सीधे सीधे पूछ लिया गया कि सबसे पहले इवेंट कौन सा हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टैटिक से है और एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक टेंटेटिव, इफ नॉट एग्जैक्ट, एक टेंटेटिव आइडिया जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज that happened in 1950, right? Nationalization of insurance companies. If you talk about nationalization of State Bank of India, it happened in 1955, right? If you're talking about enactment of Banking Regulation Act, that happened in 1949. And introduction of first 5 year plan, that was from 1951 to 56. First 5 year plan की ड्यूरेशन ये थी, तो 51 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर क्लियरली अर्लीस्ट इवेंट जो है वो इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। यहाँ पर डेफिनेटली एक टेंटेटिव आइडिया जो है होना ज़रूरी है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपने इकोनॉमिक प्लानिंग और बैंकिंग दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं तो आई एम वेरी श्योर, हो सकता है इसका आइडिया ना हो कई बच्चों को, बट इंश्योरेंस भी हम पढ़ते हैं जीएस इकोनॉमी में तो होना तो चाहिए। बट मतलब मैं एक्सपेक्ट करी हूँ प्लानिंग और बैंकिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तीनों जो हैं आपके पास, ये नंबर्स जो है डेफिनेटली रहते, तो आप काफ़ी क्लोज हो सकते थे आंसर के, राइट। ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 तरह के टैक्स दिए हुए हैं: फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द अबव इज आर डायरेक्ट टैक्सेस और टैक्स, है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको पता हो कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो 2 तरीके के टैक्सेशन होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेशन से जो क्वेश्चन है मैंने हर साल देखा है आते हुए, चाहे वो स्टैटिक से हो या फिर करंट अफेयर बेस्ड हो, बट टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। डायरेक्ट टैक्स देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, वो लेवी भी सेम इंसान से किया जाता है, लेवी भी सेम इंसान पे किया जाता है और कलेक्ट भी उसी इंसान पे से किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंस है और इम्पैक्ट है टैक्स का, दोनों सेम इंसान पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम है, आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, तो भरेगा कौन? आप ही भरेंगे, कि आप इसको पास ऑन नहीं कर सकते। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ये लेवी किसी और पे होता है, बट एट द सेम टाइम इसे पे कोई और करता है, कलेक्ट कहीं और से होता है। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये लगाया प्रोड्यूसर पे जाएगा, पे आप करते हैं, तो ये पास ऑन कर दिया गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ही यही है। यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़रूरी है 2009 के क्वेश्चन के हिसाब से कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टैक्सेस है, क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड, इंटरेस्ट टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, अगर आपके सैलरी के अलावा आपको कोई भी बेनिफिट दिया जा रहा है, जैसे आपको ऑफिस से गाड़ी दी जा रही है, ठीक है, तो इस पे टैक्स लगता था। तो बेनिफिट आपका, टैक्सेशन भी आपका, तो ये तो डायरेक्ट टैक्स है।
इंटरेस्ट टैक्स, अगर आप कहीं से इंटरेस्ट कमा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर इनकम तो उस पर टैक्स है। तो इंटरेस्ट आपका, टैक्स आपका, डायरेक्ट टैक्स है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो हैं वो हैं और आप उनका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो भी पैसा आएगा यहाँ पे उससे रिलेटेड टैक्सेशन नहीं है, ये सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन करने के लिए टैक्स है। अगर आपने, इसके फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा वॉल्यूम था कितना छोटा वॉल्यूम था, आपने ट्रांजैक्शन किया, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आप टैक्स देंगे। तो यहाँ पे ये तीनों ही जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। अमंग अदर थिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पर्पस फॉर विच दीपक पारेख कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब यहाँ पे आप देख लीजिए प्लीज, कमिटीज जो है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, कमिटीज जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिर्फ करंट अफेयर के बेसिस पे नहीं, स्टैटिक जो है, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज रही हैं, जैसे कि मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में तो तारापुर कमेटी हो गई। तारापुर कमेटी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किससे एसोसिएटेड थी। नरसिम्हन कमेटी हो गई। तो स्टैटिक में भी ऐसी काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो दीपक पारेख कमेटी के बारे में पूछा गया और पूछा गया है कि ये किस पर्पस के लिए, यहाँ पे जो दिए हुए हैं उनमें से किस पर्पस के लिए बेसिकली बनाई गई थी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर, अगेन अगर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, ये तो फैक्ट है। अब इसमें आपको कोई तिगड़म सिखाए कि देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें एक ये स्टेटमेंट है, ये इससे डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनी थी टू सजेस्ट मेजर फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दीपक पारेख कमेटी, इट वाज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005। तो ये कमेटी जो है करंट अफेयर के पोर्शन से, बट पहले के क्वेश्चन आप देखेंगे स्टैटिक्स से भी आपसे कमिटीज जो हैं पूछी गई हैं। एक और कमेटी, बी के चतुर्वेदी कमेटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बी के चतुर्वेदी कमेटी डेल्ट। अब यहाँ पे फिर से फैक्चुअल है, फिर से कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया है और 2009 में तो फिर भी हमारे पास 13 क्वेश्चंस लिए गए हैं इकोनॉमी से। आप 2010 में देखेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2010 में। यहाँ पे ग्रेजुअली आपको जो नंबर है वो यहाँ पे क्लियरली बढ़ता हुआ दिखेगा। अब बी के चतुर्वेदी कमेटी बनाई गई थी प्राइस रिफॉर्म इन द ऑयल सेक्टर के लिए, कि यहाँ पे हमें रिकमेंडेशंस दी जाए कि कैसे प्राइस रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं और कौन कौन से इश्यूज हैं प्राइसिंग में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेजर्स जो हैं सजेस्ट किए जाए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट पब्लिकेशन कॉल्ड द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। मैं यहाँ पे क्लियरली मार्क करा दूं कि 2009 से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे इकोनॉमिक्स में, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कमेंट नहीं कर रही, जहाँ पे पब्लिकेशन, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा रही है। ओवरऑल तो आपको पढ़नी पड़ती है बट इकोनॉमी में ये 2009 से क्लियरली हाईलाइट होने लगा। पूछा कि एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एक पब्लिकेशन है जो टाइम टू टाइम आती रहती है, इसे कौन करता है। अब यहाँ पे सीधा साधा आंसर है स्टेट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैं आपको समझा सकूं, ये एक फैक्ट है। और क्लियर आंसर क्या है यहाँ पे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और पावर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। वो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंपाइल भी करते हैं और पब्लिश भी करते हैं। 6th पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। MMTC लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, नीलांचल इस्पत निगम लिमिटेड हैज बीन सेटअप बाय MMTC जॉइंटली विद गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो अगर मैं NINL की बात करूं, नीलांचल इस्पत निगम लिमिटेड, या MMTC की बात करूं, ये दोनों ही करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है, करंट अफेयर बेस्ड है। तो ये दोनों ही यहाँ पर जो एक्टिविटी है हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी,
इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकंड में। फर्स्ट में जो एक फैक्ट है इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि येस एमएमटीसी लिमिटेड जो है इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उसको सेटअप किया गया है बाय एमएमटीसी, और एनआईएनएल को जॉइंटली सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ। तो ये दोनों साथ में। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है तो हमने देख लिया दोनों करेक्ट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। एमएमटीसी मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज का करता है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर एनआईएनएल की बात करूँ तो ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन एमएमटीसी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, बट ऑल्सो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है स्टील का इंडिया में। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि स्टील प्रोडक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एमएमटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको 2000s में, ये दूसरा बार है जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमएमटीसी से रिलेटेड। उससे पहले बिफोर 2000 उससे पहले भी एमएमटीसी के बारे में पूछा जा चुका है। तो यह सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो उनका आइडिया तो लगेगा ही, बट आपको समझ में आएगा कि ये रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं सही है गलत है, ताकि हम एंड में क्वेश्चन मार्क कर सके। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू अकाउंट द डेथ ऑफ इन्फेंट्स, that is correct, death of infants within a month after birth. Okay, now this is what is incorrect. It is not within a month, it is within an year. ठीक है, दूसरा आते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। उसके बाद से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, दोनों सही। ठीक है, अब देख लो इसी स्टेटमेंट में इसका करेक्शन है। ठीक है, तो एक ना एक स्टेटमेंट तो यहीं से हमें समझ में आता गलत है, दूसरा देखना पड़ता। पर 100 लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग दैट ईयर, नाउ दिस नंबर इज इनकरेक्ट, इट इज पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाती है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है अकाउंट लेता है विद इन अ ईयर। ठीक है, नॉट जस्ट फर्स्ट मंथ, बिफोर एज ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे आंसर जो है पता नहीं क्यों 2 लिखा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 100 लाइव बर्थ्स का है दिया गया स्टेटमेंट्स, और एक्चुअली क्या होती है पर 1000 लाइव बर्थ्स होती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पे आंसर भी गलत दे दिया गया, बट यहाँ पे आप याद रखिएगा आंसर जो है डी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड मोर देन 3 times। अब यहाँ पे या तो आपके पास डेटा हो, अब डेटा तो याद करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हेल्प करेंगे आपको ट्रेंड्स। आपके लिए इकोनॉमी में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है, कई लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि डेटा बेस्ड मैम याद करना पड़ेगा, कैसे होगा। डेटा बेस्ड याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड मोर देन 3 times। तो ये कह रहे हैं कि अगर पहले 1 थी तो अब 3 हो गई है। ठीक है, बिटवीन सेंसस ऑफ 1951 एंड सेंसस 2001 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज डबल्ड। ओके, अगेन ट्रेंड के एनालिसिस पे अगर आपको याद हो क्लियरली, मतलब थोड़ा सा मैं टाइम ड्यूरेशन का बाइफर्केशन करना पड़ाऊंगी कि 1920 तक हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ ही नहीं रही थी। 1921 से 1951 तक हमने स्टेडी ग्रोथ देखी पॉपुलेशन में। ठीक है, और 1951 से 1971, जिसकी वजह से हमें फैमिली प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखा गया।
और अभी तो यहाँ पे 2001 की बात हो रही है, ठीक है। अब सेंसस का यहाँ पे डेटा जो है रिलीज हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 97 में 2001, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हाँ, कि इंक्रीज्ड मोर देन 3 टाइम्स, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, बिटवीन सेंसस 1950 एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गया है, कि मतलब हर साल जो है पॉपुलेशन डबल हो जा रही है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर जो है ए होना चाहिए, ओनली वन। क्योंकि यहाँ पे आप डेटा भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो वो तिगुनी बढ़ी है, ठीक है। जैसे कि 1951 में इट वाज 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे मैंने क्यों कहा पॉपुलेशन से आइडिया लगाइए, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्लेस तो उतनी ही रहेगी, लिमिटेड है तो डेंसिटी तो बढ़ेगी। तो आप इससे, अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का डेटा नहीं है तो आप पॉपुलेशन से आइडिया जो है लगा सकते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट जो रहा है यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, बट डबल नहीं हुआ है इन दिस ड्यूरेशन। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, विद रेफरेंस टू द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स लॉन्च्ड राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, ओके। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। बट अगर मैं राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा नहीं था। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स रादर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा, दैट इज ओनली वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम्स का भी प्रेजेंस है। इवन अनदर क्वेश्चन जो है स्कीम्स पे, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी स्कीम्स पे था। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, जिसको हम प्यार से CACP बोलते हैं, रेकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर 32 क्रॉप्स। अब यहाँ पर ये बात तो सही है कि CACP जो है वो रेकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर 32 क्रॉप्स, बट क्या 32 क्रॉप्स के लिए करता है? MSP रिकमेंड करता है, करेक्ट। 32 क्रॉप्स के लिए करता है, ये क्वेश्चनेबल है, ठीक है। दूसरा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ओके। इसमें राइटिंग में कुछ एरर है, ओके। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने यहाँ पर लॉन्च किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो हमें पता है कि टू तो नहीं है, तो बोथ वाला ऑप्शन जो है गया, टू ओनली वाला ऑप्शन गया, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब मैं यहां तक बात करूं 32 क्रॉप्स की, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पर आप जो है एग्जैक्ट 32 जो नंबर दिया हुआ है, इवन तो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट, एट प्रेजेंट जो है हमारा 22 क्रॉप्स के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज दी हुई और इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है, तो यहाँ पे आइडियली ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं होनी चाहिए और आंसर नाइदर वन नॉर टू होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल? दिस इज अगेन फैक्चुअल स्टैटिक क्वेश्चन। द आंसर हेयर इज प्राइम मिनिस्टर, सीधा आंसर। अगले क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। द सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब था? 1956 to 61, emphasized on the establishment of heavy industries. 1950 second 5 year plan, Nehru Mehlonobis plan.
फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल था, एग्रीकल्चर सेट था, इंडस्ट्रीज पे फोकस था, बात सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 66 introduced the concept of import substitution as a strategy for industrialization. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है इस वर्ड से, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होता, इंट्रोड्यूस ये पहले ही हो चुका था, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेकेंड 5 ईयर प्लान में हो चुकी थी, ये स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। सेकेंड 5 ईयर प्लान नेहरू मीस प्लान हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस था। थर्ड 5 ईयर प्लान ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, रादर इट फोकस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमिक प्लानिंग से आ चुके हैं। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इमरजेंसी क्लैम्ड, न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस एंड जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। तो पूछा जा रहा है किस 5 ईयर प्लान में ये तीनों चीजें हुई। अब उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब कब हुआ। इमरजेंसी 1974 to 76, no 75, हाँ। New election in 1976. This government came in by 1977. ठीक है। This all happened in the fifth 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन 1970 से 75 थी, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, अगर आप बात करें फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74, सॉरी, in terms of 74 to 79, 66, एक मिनट, 66 to 71, okay, we had a war with Pakistan, नहीं, ये तो 65 में हुआ था, ओके ओके, इसमें कुछ गड़बड़ दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन, सो हमारा 1971 से स्टार्ट हुआ था एंड इट वेंट टिल 75, जिसको एक्सटेंड किया गया था यहाँ पे रोलिंग प्लान लाके, तो इसलिए इसको 1974 से ले रहे हैं, बट इसको 1971 से हम 75 लेते हैं, देन रोलिंग प्लान आ गया था 75 से 79 तक। ओके, तो हम इसको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, करेक्ट आंसर हमारा जो है सी है यहाँ पर। With this note, we have completed the questions from 2009. We'll be continuing our series. I will be expecting you to join me for the next video where we'll be discussing 29 questions actually. 2010 में highest number of economy questions were asked. We'll be discussing that in detail. If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chail Academy. That was all from my side. Thank you so much.